नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं अरुण सेमवाल और स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल अरुण शिक्षा अकादमी में। दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल देख रहे होंगे कि आज हम हिंदी व्याकरण के 10 विषय पर चर्चा करने वाले हैं, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट हिंदी व्याकरण के जो 10 टॉपिक है वो जो आपको हर किसी को याद होने चाहिए। अमूमन ये 6 से लेकर के और जितनी भी परीक्षाएं हो उस परीक्षाओं में ये पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। आप इनको, ये जो 10 विषय है इनको आपको रटना होगा, याद करना होगा, तभी जाकर के आपको हिंदी जो है वही सही प्रकार से आ पाएगी। चले वो 10 विषय कौन से हैं उनको जान लेते हैं, जिन विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारा सा कमेंट करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर जरूर करें। वो जो 10 विषय हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, संज्ञा, लिंग, लिंग उदाहरण, मुख्य बिंदु, वचन, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, पर्यायवाची शब्द एवं विलोम शब्द। इन 10 विषयों पर हम आज चर्चा करने वाले, एक ही साथ हम इसको चर्चा करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए कमेंट अवश्य करें। सबसे पहले विषय पर बात करते हैं वर्णमाला। अब वर्णमाला क्या होती है हम सभी जानते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ये परिभाषा हमने बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण कहलाती है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं तथा 2 अयोग्यवाह होते हैं। यानी वो अयोग्यवाह क्या होते हैं, अंग और आ जो है ये अयोग्यवाह होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं और 2 जो है उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। मतलब वर्णमाला में आपको जितना याद करने की आवश्यकता है वो सभी इस विषय में हमने आपको दे दिया। ये उत्क्षिप्त व्यंजन भी पूछा जाता है। स्वरों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जबकि व्यंजनों के उच्चारण में बिना स्वर की सहायता से हम व्यंजन नहीं बोल सकते। तो ये थे स्वर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, स्वर वर्णमाला से संबंधित। आप स्वर से संबंधित जान लेते हैं। जिस वर्ण को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, यानी स्वच्छंद भी बोलते हैं, मुक्त भी बोलते हैं, उसे स्वर कहा जाता है। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। हिंदी में इसलिए कहता हूं क्योंकि संस्कृत में 13 होती है। ठीक है, कहीं पता चला आपको संस्कृत का याद रहा और आपने वो बोल दिया। तो हिंदी में 11 होते हैं, संस्कृत में 13 होते हैं। वो 11 कौन से हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, उ, औ। तो ये 11 स्वर माने जाते हैं। और अंगहा क्या होते हैं हमने यहाँ बताया था, अयोग्यवाह होते हैं। ठीक है, इतना याद रहेगा। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक पर, लिंग पर। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति यानी नर या स्त्री जाति का बोध पता चले उसे व्याकरण में लिंग कहा जाता है। ठीक है, परिभाषा क्या होगी? संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति अथवा वस्तु की नर या मादा यानी नर या स्त्री का बोध हो, पता चले, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। व्याकरण, हिंदी व्याकरण में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। हिंदी में इसलिए करें, कई बार क्या होता है हमें संस्कृत का याद रहता है। संस्कृत में 3 होते हैं और वो होता है, एक नपुंसक लिंग भी होता है। ठीक है, क्या होता है? नपुंसक लिंग। ठीक है, ये संस्कृत में होता है 3। यहाँ हो गए 2 ही, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अगर उसकी बात करें वचन, वचन पे हमने आगे भी बात करने वाले हैं अभी। परिभाषा, भेद, नियम एवं उदाहरण। ठीक है, तो ये परिभाषा भी आ गई, भेद भी आ गया और उदाहरण क्या हो गया? ठीक है, उदाहरण आगे जैसे राम, श्याम। स्त्रीलिंग में क्या आ जाएगा? सीता, गीता। ठीक है, आदि याद रहेगा। चले पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जान लेते हैं। मामा, मामी, चाचा, चाची, ऊंट, ऊंटनी, मेंढक, मेंढकी,
कई बार क्या आता है, ऐसे शब्द आते हैं इसको स्त्रीलिंग में बदलिए। ठीक है, मेंढक को मेंढकी, चूहा को चूहिया, पिता को माता, लड़का को लड़की, दादा को दादी, मोर को मोरनी, हाथी को हाथनी, देव को देवी, गायक को गायिका, भतीजा को भतीजी, अध्यापक को अध्यापिका, राजकुमार को राजकुमारी, बालक को बालिका। तो ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, यानी हिंदी में दो ही लिंग माने जाते हैं। अब पुल्लिंग की बात करें, जैसे सूरज निकलता, वाक्य प्रयोग उदाहरण के माध्यम से। ठीक है, सूरज निकलता है, तो अगर हम नाम भी नहीं लेंगे, निकलता है, क्या निकलता है? सूरज, ये पुल्लिंग का बोध हो जाएगा। बादल पानी लाता है, पानी बरसता है, आम बिकता है, यानी स्त्रीलिंग में ये ता नहीं आएगा, थी आएगा। ठीक है, चांद चमकता है, फूल सुंदर होते हैं। ठीक है, अब स्त्रीलिंग की बात करें, देखो यहाँ ई का प्रयोग ज्यादा हुआ है। चांदनी खिलती है, या स्त्रीलिंग पुल्लिंग में क्या होगा? चांद खिलता है। हिंदी में स्त्रीलिंग में क्या होगा? चांदनी खिलती है। वर्षा होती है, धरती भीगती है, बर्फ जमती है, छतरी वर्षा से बचाती है, नदी बहती है। ई का प्रयोग ज्यादा हुआ है। ठीक है, याद रहेगा। आगे चलते हैं, लिंग के मुख्य बिंदु होते कुछ, उसको भी देख लेते हैं। नंबर एक, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके लिंग की जानकारी क्रिया के आधार पर की जाती है, यानी जैसी क्रिया होती वैसे उस लिंग का भी पता चल जाता है। जैसे पानी, नदी, आग, चांद आदि। दूसरा, दिनों, महीनों, देशों, द्वीपों, प्रदेशों, सागरों, महासागरों आदि के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। क्या कहा? दिनों के नाम, जितने भी दिन होंगे, ठीक है, महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये सब पुल्लिंग में होते हैं। देशों के नाम, जितने भी देश है। अब द्वीपों के नाम, जितने भी द्वीप होते हैं, प्रदेशों के नाम जितने भी होते हैं, सागरों के नाम जितने भी होते हैं, महासागरों के नाम हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। अब तीसरे नंबर पे देख लेते हैं, नदियों के, नहरों के, तिथियों के, भाषाओं के, बोलियों के, रीतियों के आदि नाम हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। ठीक है, याद करने की ट्रिक होती है। जैसे हमने कहा कि जो जितने नाम थे पुल्लिंग के होते हैं, और ये नाम जितने भी है ये स्त्रीलिंग के होते हैं। नदियों के, जितनी भी नदियां होती है, चाहे गंगा कहो, यमुना कहो, सरस्वती कहो, नर्मदा कहो, नील कहो, ये सब क्या है? ये नदियों के नाम स्त्रीलिंग होंगे। नहरों के नाम होंगे, तिथियों के नाम प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग। भाषाओं की जितनी भाषाएं होती है, ठीक है, बोलियों की, ऋतुओं के नाम, जितने भी 6 ऋतुएं होती है, ये सब स्त्रीलिंग इसमें नाम होते हैं। चौथे नंबर पर आता है, कुछ शब्दों के स्त्रीलिंग नहीं होते। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनको स्त्रीलिंग में नहीं बोला जाता, यानी उसको उसका स्त्रीलिंग रूप नहीं होता। जैसे पदवाची शब्दों में मंत्री, ठीक है, ये स्त्रीलिंग नहीं होते, ये दिखते हैं जैसे स्त्रीलिंग होते, लेकिन ये क्या स्त्रीलिंग नहीं होते। मंत्री, कई बार पूछा जाता है मंत्री कैसे शब्द है, पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, तो हम ई की मात्रा देखते हैं हम तो उस पे स्त्रीलिंग लगा देते, तो ऐसा नहीं देखना है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग जिनका नहीं होता है। राष्ट्रपति, डॉक्टर, प्रिंसिपल, प्रबंधक, सचिव, ये जितने होते हैं इनका स्त्रीलिंग रूप नहीं होता। ठीक है, भले ही इसमें काम करने वाले स्त्री होंगे, जैसे राष्ट्रपति, वो स्त्रीलिंग में हो सकता है, पुल्लिंग में हो सकता है, लेकिन ये जो राष्ट्रपति नाम है ये हमेशा पुल्लिंग में चलेगा। डॉक्टर भी हमेशा पुल्लिंग में चलेगा। ठीक है, अब वचन की बात कर लेते हैं। अभी हमने बात की थी, वचन हमेशा जो है हिंदी में दो ही होते हैं, संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में एक वचन, दो वचन और बहुवचन होता है, लेकिन हिंदी में एक वचन और बहुवचन होती है, यानी 2 ही वचन माने जाते हैं। ठीक है, शब्द के जिस रूप से में संख्या का पता चलता है उसे वचन कहते हैं, यानी शब्द के जिस रूप में संख्या का, यानी 1 2 3 4 कितने। वचन के 2 भेद होते हैं, जैसे एक वचन, यानी शब्द के जिस रूप से वस्तु या प्राणी के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे तितली, गिलहरी, पुस्तक,
अब हम तितलियां कहेंगे कि तो क्या हो जाएगा, बहुत सारा। तितली बोला तो तितली उड़ती है, यानी सुनने वाला समझने वाला समझ जाएगा कि एक ही तितली उड़ रही है। ठीक है, यानी बोलने से भी हमारे भाव का बोध होता है। दूसरे नंबर पर आता है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं या प्राणियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे तितलियां, अब हम कहेंगे कि खेत में तितलियां आई है, तो तितलियां का मतलब वो अनगिनत होगी। गिलहरियां, पुस्तकें, कमरे में पुस्तकें पड़ी हुई है, तो समझने वाला समझ जाएगा कि कम से कम 8-10 से ऊपर ही होगी। ठीक है, अब एक वचन से बहुवचन कैसे बदलते हैं देखते हैं। तितली को क्या कहते हैं, तितलियां। रोटी, रोटियां। रानी, रानियां। पत्ती, पतियां। मछली, मछलियां। बिल्ली, बिल्लियां। खिड़की, खिड़कियां। लड़की, लड़कियां। चिड़िया, चिड़िया। आंख, आंखें। कुत्ता, कुत्ते। केला, केले। घोड़ा, घोड़े। पंखा, पंखे। दुकान, दुकानें। झूला, झूले। तो ये थे एक वचन से बहुवचन। ठीक है, अब बात करते हैं, आगे टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, सर्वनाम। बार बार पूछा जाता है। परिभाषा जान लेते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम या बदले या स्थान पर होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम पर होता है या बदले होता है, स्थान पर होता है, उसको सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुष जाति का बोध जिसमें किसी वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि में पुरुष जाति का बोध होता है। निज का मतलब अपनत्व की भावना जहां होती है। निश्चयवाचक कन्फर्म हो जाना, कि जैसे सड़क पर एक व्यक्ति चल रहा है, निश्चित हो गया, निश्चयवाचक है। अनिश्चयवाचक क्या हो जाए कि सड़क पर कुछ लोग चल रहे हैं, कुछ लोग का मतलब अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। संबंधवाचक उसका, उसकी, उसके, मेरा, मेरी, मेरे, संबंध का बोध होता है। प्रश्नवाचक जहां प्रश्न लगता है, उठो, जाओ, खेलो, कूदो, भागो, तुम्हें ये कार्य करना चाहिए, प्रश्नवाचक लगते। तो कुल मिलाकर के 6 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। अब बात जान लेते हैं सर्वनाम क्या है। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। नजदीक की वस्तुओं के लिए यह, वा, ए तथा दूर की वस्तुओं के लिए वह या वे सर्वनाम का प्रयोग होता है। क्या कहा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। नजदीक के लिए यह कह सकते हैं या ये कह सकते हैं, दूर के लिए वह कह सकते हैं या वे कह सकते हैं। अपने लिए मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझको, हमको, अपना, अपनी आदि का सर्वनाम का प्रयोग। समझ गए। आगे बात करते हैं, जिससे बात कर रहे हो उसके लिए तू, तुम, आप, तुमने, तुमको, तुम्हारा आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। समझ गए। अब बात करते हैं विशेषण। इंपोर्टेंट माना जाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की विशेषता बताने वाले शब्दों का विशेषण कहते हैं, यानी ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। अब विशेषण का मतलब विशेष गुण होगा, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। जैसे काला कोट, काला लड़का, काली लड़की, सुंदर फूल, सफेद गाय, मीठा आम। विशेषण शब्द अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे विशेषता है अथवा गुण बताते हैं, जैसे रंग, रूप, सुंदर, कुरूप, सुनहरा, सांवला, गुलाबी, लाल, पीला आदि। दूसरा आता है आकार, छोटा, गोल, मोटा,
ऊंचा, लंबा आदि। ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है गुण दोष। अच्छा, बुरा, चालाक, मूर्ख, बहादुर आदि। आगे आता है विशेषण। अच्छा बुरा, आकार, रंग, संख्या, माप, तौल आदि। ये शब्द कैसा है या कितना बताते हैं। ठीक है। ये थे विशेषण के प्रकार कैसे होते हैं। ठीक है, यानी विशेष गुणों का उल्लेख जहां होता है। और विशेषण की जो विशेषता बताता है उसे परिविशेषण भी, परिविशेषण भी होता है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को परिविशेषण कहते हैं। यानी ये बहुत ही मूर्ख है। बहुत मूर्ख तो है, लेकिन बहुत ही है, यानी बहुत उससे भी ज्यादा। अब आगे बात करते हैं। आगे टॉपिक होगा हमारा संज्ञा और उसके भेद। संज्ञा की परिभाषा क्या है, ये बचपन से ही इसे हमें सिखाई जाती है। कक्षा 1 से शुरू हो जाती है और लास्ट तक जो है इससे हमारे टॉपिक बनते रहते हैं। ठीक है। संज्ञा क्या है, परिभाषा देख लेते हैं। वैसा शब्द जिससे किसी व्यक्ति, गुण, प्राणी व जाति, स्थान, वस्तु, क्रिया और भाव आदि का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मदन, पानी, दूध, पटना, बचपन, बुढ़ापा। ये क्या है, ये क्या है, संज्ञा। संज्ञा यानी नाम। वो वस्तु, स्थान, जाति, भाव, प्राण आदि किसी का भी हो सकता है। तो संज्ञा के भेद के बारे में हम जान लेते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। और जातिवाचक जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक द्रव्यवाचक, एक समूहवाचक। द्रव्य में आ गए पदार्थ वगैरह जितने भी होते हैं, और समूह में आते हैं जैसे विद्यालय जहां बहुत सारे लोग होते हैं, सैनिक, ये क्या आ गए समूह में, बाजार से समूह में आ जाते हैं। अब बात करते हैं संज्ञा और विशेषण की। जैसे गुण है, गुण क्या है, संज्ञा है यानी नाम है। विशेषण क्या है, गुणी, यानी गुणी क्या है, विशेषण, विशेष गुण हो गया। पापा, पापी, भारत, भारतीय, पर्वत, पर्वतीय, सुख, सुखी, नगर, नागरिक, संसार, सांसारिक, अपमान, अपमानित, आदर, आदरणीय, राष्ट्र, राष्ट्रीय, परिवार, पारिवारिक, पुस्तक, पुस्तकीय, सप्ताह, साप्ताहिक, प्रमाण, प्रमाणिक, बुद्धि, बुद्धिमान, परिवेश, प्रदेशीय। तो ये क्या है, संज्ञा और गुण। संज्ञा हो गया गुण और विशेषण हो गया गुणी। आगे टॉपिक पे बात करते हैं क्रिया। ठीक है। अब क्रिया क्या होती है, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है, जिसे किसी कार्य का करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे रवि खाना खाता है, बालक दौड़ता है। तो इससे किस क्रिया का बोध होता है, रवि खाना खाता है यानी सामने वाला समझ जाएगा कि वो भोजन करने बैठा हुआ है। ठीक, क्रिया का बोध हो रहा है। ठीक है। कोई भी कार्य करने को हम क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, जैसे पढ़, खा, सो, जा आदि। प्रत्येक जानवर, पक्षी आदि की आवाज के लिए अलग अलग क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे कुत्ता भौंकता है, बिल्ली म्याऊ म्याऊ, शेर दहाड़ता है, मेंढक टर टर, बादल गरजते हैं। तो ये क्या है, इनका स्वभाव, ये क्या है, आवाज निकलती। ठीक है। अब क्रिया और उसके उदाहरण जान लेते हैं। मोहन खाना खा रहा है, खाना खाना उसका क्या होगी, क्रिया होगी। खाना खाने क्या, खा रहा है क्या होगी, क्रिया होगी। मधु गाना गा रही क्या क्रिया होगी। गाय घास चर रही है, चर रही है क्रिया होगी। राहुल दौड़ रहा है, दौड़ रहा क्रिया होगी। मीता पुस्तक पढ़ रही है,
पढ़ रही है, क्या होगी? क्रिया होगी। अरुण कैरम खेल रहा, अब बताओ ये खेल रहा क्या होगी? क्रिया होगी। राम विद्यालय जा रहा, रमा सो रही है, दादी जी पूजा कर रही है, पिताजी खाना खा रही है, शेर दहाड़ रहा है, बिल्ली म्याऊ म्याऊ कर रही है, पूजा बाग से सैर कर रही है, माता जी खाना बना रही है, रमन पतंग उड़ा रहा। ठीक है, आगे बात करते हैं पर्यायवाची शब्द। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे पर्यायवाची होते हैं जो हर परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं। समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं, जैसे फूल, कुसुम, सुमन, पुष्प, प्रसून आदि। ठीक है, यानी समान अर्थ वाले वो क्या हो गए? पर्यायवाची। जिनका अर्थ एक ही हो लेकिन नाम अलग अलग हो, ठीक है, वो क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द। जैसे आकाश, आकाश को नभ भी कहते हैं, नभ में भी आकाश होता है, गगन में भी आकाश होता है, अंबर में भी आकाश होता है, व्योम में भी आकाश होता है, शून्य में भी आकाश होता है। ठीक है, जिनका नाम अलग अलग है, अर्थ एक है, वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पानी, नीर, वारी, जल, कमल को जलज, पंकज, सरोज, नदी को सरिता, तटनी, तालाब को सरोवर, जलाशय, धरती को पृथ्वी, धरा, सूर्य को रवि, दिनकर, समुद्र को सागर, सिंधु, ईश्वर को प्रभु, भगवान, आग को अनल, अग्नि। अब शब्द विलोम शब्द देख लेते हैं। विलोम शब्द का मतलब होता है विपरीतार्थक, यानी उल्टा, विपरीत अवस्था में चलना। अच्छा बुरा जैसे हम लिखते हैं, यानी ये अच्छा तो अच्छाई में और बुरा क्या? बुराई में, यानी विपरीत अर्थ जो निकलता है वो विलोम शब्द कहलाता है। अमीर गरीब, अंधकार प्रकाश, देशी विदेशी, बड़ा छोटा, भीतर बाहर, आकाश पाताल, आशा निराशा, ऊपर नीचे, सरल कठिन, काला सफेद, उदय अस्त, हार जीत, हंसना रोना, सोना और जागना, ये क्या होगी? विलोम शब्द हो गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आज हमने जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पे हमने यहाँ चर्चा की। आशा करते हैं ये जो है आपको अच्छा लगा होगा, सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे कमेंट करते हुए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और कल फिर मिलते हैं, क्योंकि इसमें हमने 30 दिन का लक्ष्य रखा है, संपूर्ण हिंदी का हम आपको अध्ययन कराने वाले हैं। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, एमसीक्यू भी हम आपको तैयार कराएंगे। इसके लिए चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।